ये बात है 2011 की। उस टाइम पे मेरे मामा ने मुझे एक पेन ड्राइव दिया था और उसमें कुछ मूवीज डाली गई थी और उसके अंदर एक मूवी था जिसका नाम था घोस्ट राइडर। और जब मैंने उस मूवी को देखा था मैं इतना ज्यादा फैसिनेट हो गया था, मैं क्या ही बताऊं। आप ही खुद इमेजिन करो, आपके सामने एक ऐसी मूवी चल रही है जहाँ पे एक बंदे को कर्स मिल जाता है जिससे वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है ना फायरिश पर्सन, जहाँ उसकी पोर्टल बॉडी जल जाती है, उसका खोपड़ी में लिटरली आग जल रहा होता है और उसके पास एक बहुत ही कूल बाइक होती है। और यही नहीं, वो जिस भी चीज को अगर छूता है और वो उसकी वेपन बन जाती है, लेकिन फिर भी वो एक चेन को यूज करके अपने विलन्स को हराता है। इस मूवी को देखने से पहले मुझे लगता था स्पाइडरमैन बनना बहुत ज्यादा कूल होगा, लेकिन इसको देखने के बाद मुझे पता चल गया था कि घोस्ट राइडर सबका बाप है। और सिर्फ यही नहीं, उस जनरेशन के अगर आप किसी भी बच्चे से पूछ लोगे कि उस टाइम पे सबसे ज्यादा कूल कैरेक्टर कौन सा था, 90% ऑफ द बच्चे घोस्ट राइडर का ही नाम लेंगे। और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से इस मूवी ने लिटरली उस टाइम पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। इसकी मर्चेंडाइज बहुत अच्छे से सेल हो रही थी, लोग इसके पोस्टर्स अपने घर में लगा रहे थे, जो भी कूल वॉलपेपर्स होते थे लोगों के फोन के अंदर घोस्ट राइडर होता था उनके अंदर। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इतनी अच्छी स्टोरी लाइन, फैन बेस और एक्टिंग होने के बावजूद भी घोस्ट राइडर कहीं ना कहीं गायब हो गया। आखिर घोस्ट राइडर फ्रेंचाइजी का इतना बड़ा डाउनफॉल हुआ कैसे? देखो, इसके डाउनफॉल के पीछे ना कुछ रीजंस थे। उसे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि आखिर घोस्ट राइडर की शुरुआत हुई कहाँ पे थी। घोस्ट राइडर असल में एक मार्वल का कैरेक्टर था, लेकिन 2000s के टाइम पे मार्वल का हालत इतना ज्यादा खराब था कि वो बैंकक्रप्ट होने वाले थे। और उसी टाइम पे मार्वल ने ये डिसाइड किया कि हम 2-3 कैरेक्टर्स को दूसरे स्टूडियोज को बेच देंगे। और उसी के साथ सोनी ने स्पाइडरमैन और घोस्ट राइडर को खरीद लिया, लेकिन उनके कॉन्ट्रैक्ट में ना एक क्लॉज था, आपको हर 6 साल में एक मूवी लानी पड़ेगी। अगर आप नहीं लाओगे तो उस कैरेक्टर का राइट्स फिर से मार्वल के पास पहुंच जाएगा। उसी टाइम पे मार्वल ने सोनी को घोस्ट राइडर और स्पाइडरमैन बेच दिया और फिर 2007 में आता है घोस्ट राइडर। इस मूवी ने इतना ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस किया कि रातों रात निकोलस केज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स में गिनने लग गए थे, क्योंकि ट्रस्ट मी, निकोलस केज वाज बोर्न टू प्ले दिस कैरेक्टर। बंदा लिटरली इस कैरेक्टर के लिए कुछ भी कर सकता था। मुझे आज भी वो वाला सीन याद है जहाँ पे निकोलस केज जल रहा था और वो सीन कितना ज्यादा रियल लग रहा था, मानो सच में किसी इंसान को जलाया जा रहा है। और उस सीन के लिए निकोलस केज लिटरली 2-3 दिन से रियाज कर रहे थे। निकोलस केज और घोस्ट राइडर के कॉन्सेप्ट ने हमें इतना सब कुछ दिया कि हमारे पास एक ऐसा कूल कैरेक्टर आ गया जिसके पास एक ऐसी गाड़ी थी जो कि जलती थी और बंदा लिटरली एक स्केलेटन होके भी इतना कूल लग रहा था। लाइक आप ही खुद इमेजिन करो, एक एक्टर बस एक स्केलेटन के थ्रू आपको कूल, मिस्टीरियस और ऑरा वाला वाइब दे रहा है, तो सोचो उस एक्टर के पास कितनी दम होगी। आज भी अगर तुम गूगल पे कूल फ्लेमिंग वॉलपेपर्स करके सर्च करोगे तो फर्स्ट वॉलपेपर में घोस्ट राइडर का पिक्चर ही आएगा। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे लिटरली 130 मिलियन डॉलर्स के बजट पे 200 मिलियन से भी ज्यादा कमाई की। और ऑनेस्टली उसकी वीएफएक्स इतनी अच्छी थी कि अगर आज भी इस मूवी को आप देखते हो तो आपको कहीं भी ये नहीं लगेगा कि इसकी वीएफएक्स फीकी पड़ रही है। और उस टाइम के हिसाब से ना ही एवेंजर्स आया था और ना ही हाई वीएफएक्स मूवीज आई थी, तो हमारे पास स्पाइडरमैन और घोस्ट राइडर के अलावा हाई सीजीआई मूवी बहुत ही कम थी, जिस वजह से लोगों का ये फेवरेट बन गया। और इसने बॉक्स ऑफिस पे लिटरली 130 मिलियन डॉलर्स के बजट पे 200 मिलियन से भी ज्यादा की कमाई की। उस टाइम पे ये मेगा नहीं सुपर ब्लॉकबस्टर था। इस मूवी के इतने सक्सेसफुल होने के बाद लोगों को ये लगा कि इसका पार्ट 2 जब आएगा तो वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होगा, ये सिनेमा हॉल्स में आग लगा देगा। लेकिन यहीं पे इस फ्रेंचाइजी की उल्टी गिनती शुरू हो गई और यहीं से इसका डाउनफॉल का रीजन नंबर 1 आता है स्टोरी लाइन। देखो, पार्ट 1 में क्या हुआ था, जॉनी ब्लेज एक बाइकर होता है, लेकिन अचानक से एक दिन उसे एक कर्स मिल जाती है, जिसके बाद रात होते ही वो ट्रांसफॉर्म होकर घोस्ट राइडर बन जाता है और वो गंदे लोगों को ढूंढ के उनकी रूह खा जाता है। और हमारा विलेन ब्लैक हार्ट था, जो कि मैं मानता हूँ बहुत ही छोटा विलेन था, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस मूवी के साथ काफी ज्यादा सूट कर रहा था। डायरेक्टर्स और सोनी ने ये सोचा था कि हम एक छोटा सा मूवी बनाएंगे जहाँ पे विलेन बहुत ही ज्यादा छोटा होगा, हम बस लोगों तक घोस्ट राइडर को पहुंचाएंगे और घोस्ट राइडर का एक बड़ा यूनिवर्स बनाएंगे। लेकिन सोनी ने ये सब कुछ बिगाड़ दिया पार्ट 2 के साथ। घोस्ट राइडर पार्ट 2 अगर नहीं बनाया जाता तो ये सबसे बड़ा डिसीजन होता, क्योंकि घोस्ट राइडर 2 के अंदर सोनी ने स्टोरी लाइन के अंदर इतना ज्यादा हगा कि इसके अंदर घोस्ट राइडर का अपीयरेंस लिटरली बस 10 मिनट का था। इसके अंदर हमें दिखाया जाता है जॉनी ब्लेज घोस्ट राइडर पावर्स को डिस्पाइस करता है। लाइक आप खुद इमेजिन करो, इस दुनिया में इसके पावर्स को अगर किसी को भी मिल जाएगा वो खुशी खुशी उसको ले लेगा, लेकिन इस बंदे को उससे नफरत थी। ये कहीं ना कहीं देख के इलॉजिकल लग रहा था। और प्लस पार्ट 2 के अंदर पूरा मूवी उस छोटे बच्चे पे था, जहाँ पे हमें अलग अलग कैरेक्टर्स दिखा रहे थे जिसका कोई सिग्निफिकेंस इस मूवी के अंदर फील ही नहीं होता है, ना ही ऑरा फील होता है। मुझे सबसे ज्यादा डिस्गस्टिंग कौन सी कैरेक्टर लगी थी पता है? उस बच्चे का बाप, जहाँ पे उसका बाप इतना ज्यादा पोटेंशियल होल्ड करता था, लेकिन उसके कैरेक्टर को इतने गंदे तरीके से लिखा गया था कि उसका स्क्रीन प्रेजेंस लिटरली छोटा पिस्तौल की तरह फील होता है, जो बस भ्याव 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 करता है। ऑडियंस को घोस्ट राइडर तो अच्छे से दिखाया ही नहीं गया, प्लस इस मूवी के अंदर सीजीआई, सिनेमाटोग्राफी और एक्शन इतना गंदा था कि आप
आप लिटरली ये फील कर जाओगे कि इस मूवी का बजट बहुत ज्यादा कम है, और ये था भी। और यही इसका डाउनफॉल का दूसरा रीजन था, इसका बजट। देखो पहले मूवी का बजट कितना था, 130 मिलियन डॉलर्स, और पार्ट 2 का बजट क्या होना चाहिए, 200 मिलियन डॉलर्स, 50 मिलियन डॉलर्स। और आधा बजट किसने लिया था पता है, निकोलस केज ने, जो कि जस्टिफाइड भी लगता है। पार्ट 2 को टोटली निकोलस केज ने अपने कंधों पे चलाया था। अब बस आप यही सोचो 25 मिलियन डॉलर्स में आपको कितनी अच्छी सीजीआई देखने को मिलेगी। ऑनेस्टली जो फ्लेमिंग स्कल हमको दिखाई जाती है वो देखने में तो काफी ज्यादा इजी और कूल लगती है, लेकिन उसके पीछे जो बजट लगता है वो काफी ज्यादा हाई है, जिस वजह से घोस्ट राइडर पार्ट 2 के अंदर घोस्ट राइडर के सीन्स इतनी ज्यादा कट कर दी गई, इतनी ज्यादा कट कर दी गई कि हमें ये फील होने लग गया कि ये घोस्ट राइडर की मूवी है ही नहीं, ये कोई रैंडम भांग घोषणा चल रहा है टीवी के ऊपर। इस मूवी से अच्छा सुपरनैचुरल का एपिसोड 1 है, कम से कम उसके अंदर फील होता है वो सिनेमेटोग्राफी। और यही से इसका डाउनफॉल का तीसरा रीजन आता है इसका डायरेक्टर। देखो सोनी ने इसका बजट काटा तो काटा, जो इसका डायरेक्टर था उसे भी चेंज कर दिया। जहाँ पे पार्ट 1 के अंदर हमें हाई पेस एक्शन सीक्वेंस दिखाया जा रहा था, जहाँ पे सिनेमेटोग्राफी इतनी तगड़ी थी कि हमें फ्यूचरिस्टिक वाइब्स देखने को मिल रही थी, पार्ट 2 के अंदर हमें टोटली सुपर एक्सपोज लाइटिंग दिख रही थी और टोटल सिनेमा हॉल एकदम हॉरर मूवी जैसी फील दे रही थी। जस्ट आप ही खुद इमेजिन करो, पार्ट 1 में घोस्ट राइडर का जब वो वाला सीन आता है जहाँ पे वो ब्लैक हार्ट को हरा रहा होता है, वो सीन कितने ज्यादा डेप्थ होल्ड कर रही थी। हमें ये लग रहा था कि निकोलस केज यहाँ पे मर जाएगा, और वही फीलिंग हमें घोस्ट राइडर से कनेक्ट करती है। लेकिन पार्ट 2 के अंदर जो रातें हमें दिखाई गई थी, उसके अंदर जो घोस्ट राइडर था वो ऐसा लग रहा था हमारा घोस्ट राइडर को पोलियो हो चुका है। देखो घोस्ट राइडर की आइडेंटिटी डार्कनेस थी, हर टाइम घोस्ट राइडर रात को ही आता था। लेकिन पार्ट 2 के अंदर घोस्ट राइडर के नाइट फुटेजेस को भी अगर आप देखोगे तो इतना ज्यादा ब्राइट लगता है कि उसके अंदर डर फील ही नहीं होता है। और यहीं से इसका डाउनफॉल का चौथा रीजन आता है। मूवी का नाम क्या है, घोस्ट राइडर, लेकिन स्क्रीन में किसको दिखाया जा रहा था, छोटे बच्चे को। बच्चे की स्टोरी लाइन, उसके बाप की स्टोरी लाइन, उसकी माँ की स्टोरी लाइन, एक स्टूपिड विलेन की स्टोरी लाइन। मैं मानता हूँ कि ये स्टोरी लाइन में ऐड ऑन कर रही थी, लेकिन भाई एक इंसान कितना ही देख लेगा इन सब चीजों को। पूरे मूवी में हमें ये लग रहा था कि घोस्ट राइडर एक बैकग्राउंड कैरेक्टर है जो कि बस एंड में आएगा, और वो आता है बस 10 मिनट के लिए पूरे 2 घंटे की मूवी के अंदर। और ये चीज देखने के बाद लोगों का खून इतना ज्यादा खोला कि लोगों ने लिटरली इसका IMDb रेटिंग 4 पे लाके ठहर दिया। और यहीं से इसका रीजन नंबर 5 आता है, निकोलस केज खुद। देखो ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ ना, निकोलस केज की वजह से घोस्ट राइडर आज के टाइम पे इतना ज्यादा फेमस है, और निकोलस केज ही वो इंसान थे जिसकी वजह से हमें घोस्ट राइडर पार्ट 3 कभी देखने को ही नहीं मिला। देखो ऑनेस्टली एक 2000s के किड के लिए घोस्ट राइडर के किसी और इंसान के अंदर इमेजिन करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर जब घोस्ट राइडर आता है तो हमें निकोलस केज की ही याद आती है। लेकिन जब 2011 में उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो उन्होंने क्लियरली सबके सामने आके ये बोल दिया कि ही इज डन विद दिस कैरेक्टर। उन्हें अब अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि लोग ना निकोलस केज को अलग अलग सुपर कैरेक्टर्स के साथ जोड़ रहे थे, और निकोलस केज असल में एक बहुत अच्छा है, लेकिन लोग उन्हें बस इन सब कैरेक्टर्स के लिए ही देख रहे थे, जान रहे थे, और निकोलस केज को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और इस फ्रेंचाइजी को छोड़ने के बाद निकोलस केज को ये लग रहा था कि DC उन्हें सुपरमैन के लिए हायर करेगी, लेकिन उसके बाद हेनरी कैविल आ जाता है। एंड हम सबको पता है कि हेनरी कैविल वाज बोर्न टू प्ले सुपरमैन, जस्ट लाइक निकोलस केज वाज बोर्न टू प्ले घोस्ट राइडर। और आज के टाइम में घोस्ट राइडर फिर से मार्वल के पास चली गई है, और अभी के टाइम पे न्यूज आ चुका है कि घोस्ट राइडर फिर से बनने वाला है। जी हाँ, अब रायन गॉसलिंग इस कैरेक्टर को प्ले करेंगे, और ऑनेस्टली रायन गॉसलिंग इस कैरेक्टर को अच्छे से प्ले कर सकते हैं, लेकिन निकोलस केज जिस लेवल पे इस कैरेक्टर को प्ले करते थे शायद ही कोई दूसरा एक्टर कर पाएगा। सो यही सब कुछ रीजंस थे क्यों घोस्ट राइडर पार्ट 3 कभी बना नहीं, लेकिन शायद ये कहावत सच है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी हमें मार्वल की तरफ से एक बहुत ही तगड़ी घोस्ट राइडर फिल्म देखने को मिलेगी, और घोस्ट राइडर लिटरली मार्वल यूनिवर्स के अंदर एंट्री करेगी। और जब कोई भी कैरेक्टर मार्वल यूनिवर्स के अंदर एंट्री करती है तो आपको पता ही है वो कैरेक्टर कितना ज्यादा कूल बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर से करके जाना, एंड कमेंट्स में जरूर बताना रायन गॉसलिंग की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट है। मेरा तो ब्लेड रनर 2049 है।